हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे थे क्लास 8 एनसीईआरटी इंडिया ज्योग्राफी में और अपन चल रहे थे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 अपन ने कल आधा कर लिया था और बचा हुआ आधा अपन आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो अपन ने जल तक कर लिया था, जल के संरक्षण, जल को जो अपनी चक्र होता है, जल चक्र क्या होता है, मृदा पढ़ ली थी, मृदा का संरक्षण कर लिया था, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कर लिए थे, जल प्रदूषण के कारक कर लिए थे, जल संसाधनों का संरक्षण पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। इसमें आगे है कि स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। हस्तशिल्प प्रदर्शनी होती है जो अपने जो कलाकार लोग होते हैं अपने हाथों से जो वस्तुएं बनाते हैं वो होती है हस्तशिल्प प्रदर्शनी। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा कि ये कितना सुंदर हैंडबैग है। हैंडबैग होता है जो अपना पर्स होता है ना महिलाओं का बड़ा सा, उसको बोलते हैं हैंडबैग। अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट से बना हुआ है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। अब देखो बांस कहाँ पैदा होता है? पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में, यानी जहाँ पर बारिश की संभावना बहुत अधिक होती है वहाँ पर बांस का उत्पादन किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ को देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने बताया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। ये देखो इस प्रकार से होता है, रेशम कीट कहलाते हैं जिनसे रेशम प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। अब देखो क्या बताया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ये देखो जैसे ये अपना जलमंडल हो गया, ये अपना यहाँ पे स्थल मंडल हो गया और ये यहाँ पर अपना वायुमंडल होगा। लेकिन जो ये तीनों का जो एक कॉमन हिस्सा बच गया ना, ये वाला हिस्सा कहलाता है जल, वो अपना जैवमंडल। यानी जैवमंडल तीनों से मिलकर बना है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। इन तीनों के बीच में जो कॉमन हिस्सा है वो आता है अपना जैवमंडल में। जैवमंडल में आगे बताया गया है कि सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। यानी जैव मंडल आ गया, उसमें सभी प्राकृतिक वनस्पतियां पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं और मानव भी निवास जैव मंडल में ही करता है। तो ये जो जातियां हैं वो जीने के लिए, जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जैसे हमें खाना पेड़ों से प्राप्त होता है, पेड़ों को खाना बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो हम छोड़ते हैं, या फिर हमारे द्वारा जैसे खाना बनाने के दौरान जो आग लगाते हैं तो उससे CO2 उत्पन्न होती है। तो इन सब चीज़ों से ये एक दूसरे से परिसंबंधित हैं। अगर इनमें से एक खत्म हो जाए तो दूसरे का जीवन जीना असंभव हो जाता है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं, यानी जो एक दूसरे पर जो संबंधित होते हैं उसको बोला जाता है पारितंत्र। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, और फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। यानी आवश्यक सुरक्षा की मृदा कैसे करते हैं? जो उनकी जड़ें होती हैं वो उस मृदा अपरदन को रोकने के लिए उस मृदा को जकड़े रहती हैं जिससे मृदा अपरदन बहुत ही कम हो जाता है। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। रक्षक मेखला होती है कि एक कतार में पेड़ों को उगा दिया जिससे जो वायु के द्वारा मृदा अपरदन होता है वो ना हो, वो उससे टकरा कर मृदा वहीं पर आकर रुक जाए। भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। हमें फल मिलते हैं, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज भी पेड़ों से ही प्राप्त होता है, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यानी बिना कागज के अपन बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। पौधे के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं, हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं। जैसे पेड़ों से हमें गोंद प्राप्त होता है, लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, पेड़ों से कोयला निकलता है, अपने घरों के चारपाई बनवाते हैं, अपन बेड बनवाते हैं, सोफे बनवाते हैं, कुर्सियाँ, मेज, टेबल, बहुत सी चीज़ें अपन पेड़ों से बनवाते हैं। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लो क्या है ये डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशु पर इन औषधियों के
उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा ये आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी जैसे देखो गिद्ध होते हैं वो मरे हुए जानवर को खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, गोश्त खाते हैं, जो भी है मरे हुए जानवर का। अब क्या करते हैं कि जब हम अपने भैंस बीमार हो जाती है, अपने गाय भेड़ बकरी बीमार हो जाती है, तो उसके लिए डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन जैसे जो पीड़ानाशी है यानी दर्दनाशी हैं या उनके रोगनाशी हैं उनका उपयोग करते हैं। और वो चीज़ें जब वो खा लेते हैं, अपन पशुओं को दे देते हैं, उसके बाद एक निश्चित टाइम आने के बाद, यानी एक निश्चित उम्र होती है सबके जीवन की, जैसे ही उनकी उम्र खत्म हो जाएगी या उनका जीवन खत्म हो जाएगा, वो मर जाते हैं, तब भी वो कुछ मात्रा में उनके शरीर में रह जाते हैं। उसकी वजह से जब उन मरे हुए जानवरों को गिद्ध खाते हैं तो वो गिद्ध उनके लिए, गिद्धों के लिए वो चीज़ जहर का काम करती है, जिससे गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। इसलिए गिद्धों को बचाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखो 3 ड्रग है, तीनों याद रखना है, डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन। फिर आगे बात करें कि वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट व जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलता है और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। यानी गिद्ध भी अपने पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यानी चाहे वो एक छोटी सी चींटी हो, चाहे वो एक बड़ा सा हाथी हो, इन सब की अपने को पृथ्वी के ऊपर आवश्यकता है, तभी अपने पृथ्वी में जो पारितंत्र है वो या उसका एक संतुलन बना रहता है। अगर इनमें से किसी भी एक चीज लुप्त हो गई या खत्म हो गई तो वो जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। यानी किस प्रकार का वहाँ पर तापमान है, जैसे मरुस्थल हो गया, मरुस्थल में तापमान बहुत अधिक होता है और आर्द्रता बिल्कुल ही न्यून होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वनस्पति है उस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती, पाई तो जाती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा विशाल नहीं पाई जाती, वो विच्छिन्न पाई जाती है, कहीं कहीं जगह पाई जाएगी, विरल होती है जिसको अपन बोलते हैं। उनकी पत्तियाँ छोटी होंगी, कांटेदार होंगी, ताकि जो पानी का है या जल का वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम हो। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे वन हो गए, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। जैसे अमेजन है, अमेजन को बोलते हैं वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट। वहाँ पर दिन के किसी भी समय कभी भी वर्षा हो सकती है। उसकी वजह से वहाँ पर पेड़ इतने घने हैं, इतने घने हैं कि जो अपना दिन का समय होता है ना, उस दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं पहुँच पाता और पेड़ों की लंबाई बहुत ही ज़्यादा है। अब जैसे जैसे तापमान अधिक होता जाएगा और आर्द्रता कम होती जाएगी, वैसे वैसे वनस्पतियों में गिरावट होती जाएगी, यानी जो उनकी सघनता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। देखो एक तरफ वर्षा वन को देखो, जहाँ कितनी गहरे गहरे कितने मतलब सघनता से वन फैले हुए हैं, बहुत लंबे हैं। और जैसे ही अपन मरुस्थल में जाते हैं तो बहुत दूर दूर कोई कोई हमें पेड़ नजर आता है, वो भी छोटी पत्तियों वाले। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। घास स्थल अपने चारागाह के रूप में काम आते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां व गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोम सतह वाली होती है। यानी जो पेड़ों की पत्तियां हैं कांटेदार होती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम हो। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मांस और मोस है सॉरी और लाइकेन सम्मिलित, यानी ठंडे इलाकों में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी इस प्रकार की तिकोनी वनस्पति। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्राय सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन वो कहलाते हैं जो वर्ष के हमेशा हरे भरे रहते हैं। देखो जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, यानी कुछ पत्तियां अब गिर गई, कुछ बाद में गिर गई, कुछ थोड़ी देर टाइम बाद गिर गई, इस प्रकार उसमें नई पत्तियां भी आती रहती हैं और पुरानी पत्तियां भी गिरती रहती है, तो वो होते हैं सदाहरित वन। लेकिन पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए
किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे जैसे अपने यहाँ पर, जैसे अपन राजस्थान से हैं तो राजस्थान में जैसे जैसे वसंत ऋतु आएगी और बसंत ऋतु के बाद जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, पेड़ अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देते हैं ताकि जो जल है उसका वाष्पोत्सर्जन बोल हुई कम हो, यानी बहुत ही कम मात्रा में जल का वाष्पीकरण हो। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्ण कटिबंधीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय यानी जहाँ पर गर्मी हमेशा रहती है, गर्म स्थल होता है, और उपोष्ण होता है कि वर्ष के एक समय में वहाँ पर गर्मी होती है और दूसरे समय में ठंड होती है। तो होता है उप प्लस उष्ण, यानी कम, क्या बोलते हैं उसको, कम गर्म होता है, और एक होता है अधिक गर्म। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के वन, उनके वितरण और उनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं कि पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं, यानी बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उस जनसंख्या के पेट भरने के लिए या उपयुक्त पोषण प्रदान करने के लिए हमें जमीन की आवश्यकता होगी, और उस जमीन के लिए हम वनों को काट रहे हैं और वहाँ पर फसल उगा रहे हैं, और ये बहुत ही तीव्र प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे वनों का ह्रास होता जा रहा है और पारिस्थितिकी में जो संतुलन है वो भी बिगड़ता जा रहा है। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन है यानी एकदम से खत्म होने के कगार पर हैं। कुछ सीमित मात्रा में ही वो बची हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन। दावानल होता है जो जंगलों में बड़ी बड़ी आग लग जाती है। भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक है अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना, यानी लोग पशुओं का, जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं और उनकी चमड़ी बेच रहे हैं, खाल बेच रहे हैं, नाखून बेच रहे हैं, तो सींग बेच रहे हैं, जिससे शिकार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और उनकी संख्या में कमी आ रही है, जिससे अपने पृथ्वी पर जो जीवन है या जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक यानी काला हिरन, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। जैसे ये हो गया ब्लैक बक, और इसको संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि लोग इनके जो सींग हैं उनको बेचते हैं ब्लैक मार्केट में, यानी काला बाजारी करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीव जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की संरक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र, यानी एक ये अपना देश है मान लेते हैं और इसमें से ये क्षेत्र अपने राष्ट्रीय उद्यान बना दिया, यानी यहाँ पर मानव का हस्तक्षेप निषेध है। यहाँ पर सिर्फ पशु पक्षी जानवर रहेंगे और पेड़ रहेंगे, बल्कि यहाँ पर मानव को शिकार करने की, लकड़ी काटने की या किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, यानी इनको मारा न जाए, इनका शिकार न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना, स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के
विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, और मोर तो अपना राष्ट्रीय पक्षी भी है। फिर बात करते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी यानी एक अंतरराष्ट्रीय संघ है CITES यानी द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी इन्होंने एक सूची तैयार की है, उस सूची में बताया गया है कि ये पक्षी, ये जानवर या ये पौधे संकटापन्न है या संकटाग्रस्त है या विलुप्त होने के कगार पर है, तो इनके व्यापार, इनको काटने, इनको शिकार करने पर रोक लगा दी गई है। पौधों और प्राणियों के संरक्षण प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य भी है। फिर देखो शब्दावली में है जैव मंडल नीचे। यह एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। अब बात करते हैं कि CITES यानी द कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यानी विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, और इसका उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन पर कोई खतरा नहीं है। यानी मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई है, यानी उनकी सूची तैयार की गई है और उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है किसी भी प्रकार के शिकार के लिए या अवैध व्यापार के लिए। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलोएस के कुछ उदाहरण हैं। तो ये अपना चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर ये आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना है, ज़रूर करना है, और कमेंट करके ये भी बताना कि हम क्या चीज़ सुधार सकते हैं या अपनी किस चीज़ में कमी रह गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो वो मिलेगा इस यहाँ पर @संकलन क्लासेस, जिसमें S बड़ा है और C बड़ा है, और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको इस प्रकार से हिंदी में अपने चैनल का नाम दिखेगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आपको लिए वीडियो की PDF भी मिल जाएगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।